हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी सोशल साइंस का जो पहला वाला चैप्टर, ज्योग्राफी का जो पहला वाला चैप्टर है, यानी कि जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो डेवलपमेंट है, इसके जो हमारे जो इकोनॉमिक्स बुक में भी पहला वाला चैप्टर डेवलपमेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए इस वीडियो को करते हैं। रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज का डेफिनेशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखेंगे तो एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द नेचर एंड दैट हैव यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी एंड दैट कैन फुलफिल द ह्यूमन नीड्स इज टर्म्ड एज अ रिसोर्स। तो इस रिसोर्सेज का डेफिनेशन आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी का जो क्लास 8 का जो एनसीईआरटी बुक होगा ज्योग्राफी का, आप लोग इसमें देख सकते हैं। रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर था उसमें यहाँ पर वहाँ पर देख सकते हैं कि रिसोर्सेज का डेफिनेशन क्या था। पर हमारे जो यहाँ पर जो 10 क्लास है, 10 क्लास के लिए जो डेफिनेशन है रिसोर्सेज का, वो थोड़ा डिफरेंट डेफिनेशन है, तो हम लोग इसे देखेंगे। ओके, यहाँ पर जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, कैन यू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि क्या आप ऐसे जो चीज़ है, जो वस्तुओं होते हैं, यानी कि जो सब्सटेंसेस या फिर जो एलिमेंट्स या फिर जो आइटम्स होते हैं हमारे लाइफ में, जो कि हमें लाइफ का कंफर्टेबल बनाता है, इवन विलेज में हो या फिर टाउन में हो, तो वो चीज़ को क्या आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन दर मेकिंग। उस आइटम को आप नोट कीजिए और मटेरियल्स को भी लिखिए जो इन्हें बनाने में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर कार हो गया या फिर जो बाइक्स हो गए, तो ये भी विलेजेस में यूज होते हैं और टाउन में यूज होते हैं। तो यहाँ जो कार होते हैं या फिर जो बाइक्स होते हैं, इनको बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं उसे भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली रिसोर्सेज के बारे में पूछा गया है कि रिसोर्सेज कैसा होता है और कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर जो हमारा जो अहम हिस्सा है, यानी कि जो डेफिनेशन है रिसोर्सेज का, तो इसे देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible and economically feasible and culturally acceptable it term as resource। तो रिसोर्सेज क्या है कि यहाँ पर जो डेफिनेशन बताया गया है कि जो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है, जो कि हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सकता है और ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, यानी कि टेक्नोलॉजिकली इसे यूज़ किया जा सकता है, और इकोनॉमिकली ये फिजिबल है। यानी इकोनॉमिकली फिजिबल का मीनिंग होता है कि इकोनॉमिकली सबके लिए एक ऐसा इसका जो प्राइस होगा, एक ऐसा प्राइस होगा कि जो हर कोई इसे खरीद सकता है और इसे यूज कर सकता है, और इसका जो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल हो सकता है, यानी कि कल्चरली हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ में ये सब क्राइटेरिया जिसमें होगा तो इसे हम रिसोर्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारे क्लास 10 के लिए, अगर आप उस डेफिनेशन को भी लिखोगे जो मैंने पहले में बताया है, तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा, वो सिंपल डेफिनेशन है। इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, पर बेहतर होगा ये इसको आप लिख लीजिए। ओके, यहाँ पर एक दिया गया है, एक चार्ट के जैसा दिया गया है, एक डायग्राम है। तो इस डायग्राम में ये बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो नेचर होता है, टेक्नोलॉजी होता है, उसके बिटवीन जो रिलेशन है, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल है, इसका अंदर जो ह्यूमन बींग्स का नाम है, इसका नाम को लिखा गया है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि जो नेचर है, और इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ह्यूमन बींग कैसे डिपेंडेंट है, यानी कि ह्यूमन बींग कैसे इन चीज़ों पर डिपेंड होता है, यानी कि इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पर जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी कि नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड होता है, और इसका जो रिलेशनशिप है वो कैसे। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ह्यूमन बींग्स यहाँ पर कैसे इंटरडिपेंडेंट है इन सब चीज़ों पर, और ये सब चीज़ भी कैसे आपस में डिपेंडेंट है, यानी कि जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन हो गया, या फिर जो टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर जो नेचर हो गया, वो कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। तो इसके बारे में यहाँ पर इस डायग्राम में बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर फिर से आता है, यहाँ पर एक रिसोर्सेज का चार्ट दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो हम इसे बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर
पहले आप लोग इसे देखिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर जो चीज़ इस डायग्राम में बताया गया था, तो इसी चीज़ को यहाँ पर एलाबोरेट किया गया है। तो रिलेशन के बारे में, तो इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बीइंग जो भी है इसके बारे में एलाबोरेट किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन एनवायरमेंट, जिस प्रोसेस के जरिए से जो चीज़ें हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल होता है उसको जिस प्रोसेस से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यानी कि उसको अलग शेप और उसका जो प्रोसेसिंग होकर उसको जो अलग स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसको वो कैसे इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप, उसका एक रिलेशनशिप, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है। किसके बीच में होता है? इसका जो रिलेशनशिप है ये नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में है। तो यहाँ पर फिर से हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर भाई ये चीज़ बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए से इंटरेक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशन को वो बनाते हैं ताकि उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसे एक्सीलरेट कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सके और उसे अपने मर्जी से जिस तरह से उसे हैंडल कर सके। तो यहाँ पर वो चीज़ बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कैसे नेचर पर डिपेंडेंट होते हैं और उनका जो रिलेशनशिप होता है और जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो रिसोर्सेज के बारे में पता है कि रिसोर्सेज कैसे क्लासिफाइड हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है। बहुत लोग जो बोलते हैं कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, तो आप भी वैसा क्या सोचते हैं? एक्चुअली दे आर नॉट। तो यहाँ पर बताया गया है कि दे आर नॉट, रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के फंक्शंस होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। याद कीजिए, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स एक होता है, ह्यूमन रिसोर्स एक टाइप का रिसोर्स होता है। मैं बता देता हूँ कि जिस ह्यूमन बींग्स एक टाइप का रिसोर्स होता है, जिस एक ऐसा टाइप का रिसोर्स है जो कि टाइम आने पर, समय आने पर बहुत ही चीज़ों को अपने स्किल और टेक्नोलॉजी ओके एंड नॉलेज के जरिए से बहुत ही अलग अलग चीज़ को ये इन्वेंट कर सकता है। जैसे कि हम मान लेंगे जो हमारे घर में जो वैक्यूम मशीन है, तो पहला से जो समय था, पहले हमारे जो घर का जो डस्ट होता था उसको हम हाथ से साफ करते थे, पर जब हमारे घर का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ता गया, यानी कि जो फ्लैट्स हो गए या फिर बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन के, तब उसको क्लीन करने के लिए ह्यूमन बींग में जब नीड आया, यानी कि जब ज़रूरत पड़ा, ह्यूमन बींग ने अपने स्किल, टेक्नोलॉजी और नॉलेज को यूज़ करके उसने वैक्यूम मशीन का इन्वेंशन किया। तो ऐसा ही जो ह्यूमन बींग, इसलिए बताया गया कि ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, दे ट्रांसफर मटेरियल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज। तो वो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मटेरियल्स, खुद के जो मटेरियल्स होता है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ओके, they transform materials available in our environment into resources and use them, and उसे भी वो लोग यूज़ करते हैं। देन ये चीज़ बताया गया है कि these resources can be classified in the following ways। तो ये जो resources है इन्हें इस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। कैसे? इसे चार टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो पहला है कि ओरिजिन के बेसिस में, सेकंड है एडजस्टेबिलिटी, थर्ड है ओनरशिप और फोर्थ है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये चार चीज़ों को पहले आप याद रखिए या फिर नोट कीजिए अपने कॉपी पर। तो आप लोगों को मैं अभी बता रहा हूँ कि बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या है, यानी कि जो बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब यहाँ पर भी बताया गया है कि बायोटिक या फिर अबायोटिक, यानी कि लिविंग या फिर नॉन लिविंग। तो ओरिजिन का मतलब ये होता है वो किस तरह का है, यानी कि किस ओरिजिन का है, या फिर लिविंग का है या फिर नॉन लिविंग का है। तो उसके बाद आता है एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मीनिंग इसका होता है कि ये कितना देर तक रहेगा। ओके, तो इसका जो टाइम पीरियड है, ये कितना समय, ये कितने साल तक रहेगा। ओके, तो ऐसा है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज में जो एयर आएगा, ओके,
और हम बोल सकते हैं नॉन रिन्यूएबल में कोल या फिर पेट्रोल वो जो आएंगे। तो ऐसा होगा रिन्यूएबल जो कि फिर से बनाया जा सकता है, तुरंत हो जाएगा, पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं बहुत साल लगेंगे, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे फिर से बनने के लिए। तो यहाँ पर फिर बात आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पर यानी कि मालिक, अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो मालिक यानी कि ओनरशिप, कौन इसका जो मालिक है, या फिर ये जो रिसोर्सेज है ये इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेज है या फिर कम्युनिटी या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल। तो ये जो चार चीज़ों के बारे में आप लोग कंफ्यूज मत होइए, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे जाकर। ओके, सो इसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का ये मीनिंग होता है कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो किस तरह के रिसोर्सेस होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स यानी कि रिसोर्सेस अवेलेबल है और इसे यूज़ नहीं किया अभी तक ये यूज़ पर नहीं आया है। यहाँ पर डेवलप्ड स्टॉक यानी कि रिसोर्सेस है, और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है इसको यूज़ करने के लिए। उसके बाद रिजर्व्स के बारे में बताएंगे। तो रिजर्व्स ऐसा टाइप का रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होता है उन्हें यूज करने के लिए, पर इसे फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है। ओके, सो ऐसा तरह का रिसोर्सेज है। तो उसके बाद यहाँ पर रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इसे ध्यान से याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। तो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, तो आपको हंसकर इसे याद रखना है, तो आप इसे याद भी अच्छे से रखिए। ओके, तो यहाँ पर जो रिसोर्स है इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है कि नेचुरल रिसोर्स और उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में जो रिसोर्स आएंगे जो कि नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, और ह्यूमन रिसोर्स में आएंगे जो कि ह्यूमन ने जिसे क्रिएट किया है। तो नेचर में जो रिसोर्सेस है वो तो ऐसा रिसोर्स नहीं कि बन जाएंगे, या फिर जो बोलेंगे कि जो पेट्रोल होता है वो हमारे अर्थ में अवेलेबल है, हमारे कंट्री में अवेलेबल है, पर इसे तो बनाना पड़ता है यानी कि मॉडिफाई करना पड़ता है, पर ये नेचर ने बनाए हैं। पर यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स है, इसे जो इंस्टीट्यूशन हो गए या फिर जो बिल्डिंग्स हो गए तो इसे ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। तो ऐसे जो चीज़ होता है तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनते हैं। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज में रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए। तो रीन्यूएबल में है, फिर से नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल को देखेंगे अगर ये जो कंटिन्यूस दैट इज विंड हो गया या फिर वाटर भी हो गया, तो बायोलॉजिकल ये जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है ये फिर से दो टाइप में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूस है और बायोलॉजिकल रिसोर्स है, तो बायोलॉजिकल रिसोर्स फिर से दो भाग में डिवाइड हो गया है। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट हो गया और वाइल्ड लाइफ हो गया। उसके बाद अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देखेंगे तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो फिर से टू टाइप में डिवाइड गए, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स है वो तो दो ही है, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो स्ट्रक्चर्स यानी कि बिल्डिंग जो होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, और क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ऐसे हम देखेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स हुए हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि रिसोर्सेज किस बेसिस पर क्लासिफाई हुए हैं और क्या क्या है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू रिसोर्सेज फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो हम लोगों को दो रिसोर्स को कैटेगरी करना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एटलीस्ट ईच कैटेगरी से। तो आपको लिए एक्टिविटी है, आप लोग इसे घर में कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। तो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन यानी कि किस तरह का रिसोर्स है, यानी कि जिंदा है या फिर नॉन लिविंग है, तो इस तरह से देखेंगे अगर ये दो टाइप का रिसोर्सेज आएंगे, बायोटिक और अबायोटिक। तो मैंने जैसे बताया बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं यानी कि जिनमें जान होता है। तो इस तरह के रिसोर्स को आपको अच्छे से याद रह जाएगा। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, तो बायोटिक रिसोर्स यहाँ पर बताया गया है कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड ऑफ लाइफ इन देम। जैसे मैंने बताया कि उनमें जान होता है, और जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे तो ह्यूमन बींग्स हो गया, फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, फ्लोरा एंड फौना यानी कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर हैबिटेट, तो उन्हें फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। तो उसके बाद फिशरीज यानी कि फिश जो होते हैं, और लाइव स्टॉक्स यानी कि जो
काउज और गोट्स वैसे जो लाइफ स्टॉक डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और एटीसी इस तरह के अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद अगर हम अबायोटिक रिसोर्स को देखेंगे जिनमें कि जान नहीं होता है, जो कि नॉन लिविंग होते हैं, उन्हें अबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो जिनमें जान नहीं होता है और ह्यूमन बींग्स के नीड को फुलफिल करते हैं तो इन्हें अबायोटिक रिसोर्सेज बोला जाता है, जैसे कि रॉक्स हो गया या फिर मेटल्स हो गए, मेटल्स। तो उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि कितने दिन तक जाएगा, यानी कि कितने साल, यानी कि कितने टाइम तक ये रहेगा। तो ऐसे ऐसे बेसिस पर देखेंगे तो रिसोर्सेज को फिर से दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, नॉन रीन्यूएबल एंड रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि रीन्यू हो सकते हैं, यानी कि फिर से बन सकते हैं कुछ ही टाइम पर, यानी कि कुछ देर में, यानी कि कुछ कम, बहुत ही कम दिनों में, यानी कि बहुत ही कम सालों में ऐसे बन सकते हैं, यानी कि विद इन अ फ्यू ईयर्स। ओके, तो ऐसा टाइप का रिसोर्स अगर हम देखेंगे तो वाटर हो गया या फिर जो विंड हो गया। वाटर का एग्जाम्पल लेंगे, समर के टाइम पर एवापोरेशन हो जाता है और हमारे जो रेनी डेज पर फिर से आ जाता है बारिश के रूप में वो फिर से लैंड को आ जाते हैं। तो एक टाइप का जो वाटर होता है वो एक टाइप का रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। तो ऐसा हम देखेंगे तो रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रीन्यूड, जैसे मैंने बताया था रीन्यूड, जो कि फिर से रिन्यू हो सकता है। रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रीन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। तो इन्हें रीन्यूएबल या फिर रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज बोला जाता है। तो याद रखिए इस वर्ड को, क्योंकि आप लोगों को ऐसा पूछ देगा व्हाट आर रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, तो आप लोग से सोच रहेंगे भाई ये क्या रिसोर्स था, ये तो बुक में नहीं था और किसी ने भी बताया नहीं कि ये रिसोर्स क्या है। तो आप लोग ऐसे ढूंढोगे, तो इस तरह से बेटर है कि आप लोग इसे याद रखिए कि रिन्यूएबल रिसोर्स को रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी बोला जाता है। तो उसके बाद आता है कि फॉर एग्जाम्पल जो होता है सोलर एंड विंड एनर्जी होता है। एग्जाम्पल होता है जो रीन्यूएबल रिसोर्स का जो एग्जाम्पल होता है सोलर एनर्जी, यानी कि सन से जो एनर्जी आता है, लाइट आता है, उस सोलर एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल होता है। विंड एनर्जी होता है वाटर, वाटर होता है, फॉरेस्ट होता है, वाइल्ड लाइफ होता है, वो एक टाइप का रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल होते हैं। तो द रिसोर्सेज मे फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। तो ये जो रिसोर्स को फिर से कंटिन्यूअस रिसोर्स और फ्लो रिसोर्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है तो उन्हें कंटिन्यूअस या फिर बायोलॉजिकल रिसोर्सेस या फिर जो फ्लो रिसोर्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर आता है नॉन रिन्यूएबल का टाइम। तो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स होता है वो किस तरह का रिसोर्स होता है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो उनमें वो जो रिसोर्स होते हैं वो बहुत ही समय लेते हैं रिकवर होने को, यानी कि रिन्यू होने को उन्हें बहुत टाइम चाहिए, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उन्हें फिर से रिन्यू होने के लिए। एग्जाम्पल देंगे तो कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ऐसे चीज़ होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि यहाँ पर दीज ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। तो ये जो रिसोर्स होते हैं उन्हें बहुत ही टाइम लगता है रिन्यू होने को। उसके बाद मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने बताया था जो फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो पेट्रोल होता है या फिर जो कोल होता है वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, और मिनरल्स भी जो होते हैं तो उन्हें भी बहुत समय लगता है रिन्यू होने को। तो ये भी एग्जाम्पल्स है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो इसके बाद दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use। तो उनमें से कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि जैसे कि मेटल हो गया ये रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज होते हैं, एंड सम अदर जैसे कि जो एग्जांपल्स होते हैं जो रिसोर्सेज के जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए ये रिसाइकल नहीं हो सकते, तो ये एग्जॉस्ट यानी कि ख़त्म हो जा रहे हैं अपने यूज़ के साथ। तो ये जितने यूज़ होंगे यूज़ पर आएंगे तो इतने ख़त्म होंगे, यानी कि उनका जो क्वांटिटी और जो क्वांटिटी होगा उनका वो ख़त्म धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अगर हम ओनरशिप के बेसिस पर देखेंगे तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो 4 टाइप्स में डिवाइड हो गए हैं। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है नेशनल
ओके। उसके बाद है इंटरनेशनल। तो इन लोगों के बारे में, इन सब रिसोर्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसा टाइप का रिसोर्सेज होता है जैसे कि प्राइवेट रिसोर्स होते हैं, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे मान लेंगे एक फार्मर का जो लैंड है एक इंडिविजुअल रिसोर्स है, या फिर जो एक कंपनी है अगर एक इंडिविजुअल इसे चलाता होगा तो वो एक प्राइवेट रिसोर्स है, यानी कि प्राइवेट रिसोर्स यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्स है, क्योंकि उसका भी ओनर एक है अगर एक ओनर होगा तो। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो पॉन्ड्स होते हैं या फिर जो लैंड पैस्टोरल लैंड होते हैं वो भी इंडिविजुअल ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। तो इंडिविजुअल ओन्ड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज व्हिच आर ओन्ड बाय जस्ट वन इंडिविजुअल। ओके, यहाँ पर ये बताया गया है कि these are owned privately by individuals. Many farmers own land which are allotted to them by government against the payment of revenue. तो जो गवर्नमेंट में जो फार्मर्स को लैंड दिया है वो भी उनके लिए जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, और ये एग्जाम्पल है इंडिविजुअल रिसोर्स का। तो उसके बाद इन विलेजेस देयर आर पीपुल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस। तो विलेजेस में लोग यानी कि जो पीपल रहते हैं फार्मर्स से जिनके पास भी लैंड है, ओके, विथ लैंड ओनरशिप, बट देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर लैंडलेस। तो वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो कि उनके पास लैंड भी नहीं। तो अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी, plantation, pasture lands, ponds, water in wells, etc. are some examples of resources ownership by individuals. तो इस तरह का जो रिसोर्सेज होते हैं वो इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेज होते हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। तो हमारे हाउस होल्ड के जो में अगर जो इसका मतलब ये है कि जो हमारे घर से यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हो गए उनके जो भी रिसोर्सेस है, या फिर हमारे घर का जो रिसोर्सेस यानी कि हमारे घर पर जो नाम है, घर है, और या फिर हमारा जो लैंड है वो भी किस तरह का रिसोर्स है उसके बारे में हम लोग उसका जो लिस्ट बनाएंगे, एक उसी तरह का जो एक लिस्ट बनाएंगे। ओके, सो उसके बाद कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज इस तरह का रिसोर्सेज होता है जिन्हें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल उसे ऑन करते हैं, यानी कि बहुत लोग इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेजिंग लैंड्स हो गया, गांव में जो ग्रेजिंग लैंड्स हो गया, या फिर हमारे जो पार्क्स हो गया, जो हमारे सिटीज एरिया पर पार्क हो गया। ओके, तो जो विलेज प्लेग्राउंड्स भी हो गए तो वो भी एक कम्युनिटी ओन रिसोर्स है। और प्यूरल लैंड हो गया तो भी ये भी एक कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। हाँ, यहाँ पर भी जो है पिकनिक स्पॉट्स वो भी एक कम्युनिटी ओन रिसोर्स है। तो इसके बारे में कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक ग्रुप बहुत सारे लोग इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि देयर आर रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, विलेज कॉमन्स, ओके, ग्रेजिंग लैंड ग्राउंड्स, ब्यूरल ग्राउंड्स, विलेज ponds, etc. Public parks, picnic spots, playgrounds in urban areas are de facto accessible to all people living there. तो जैसे मैंने बताया ये सब है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। तो इसका जो डेफिनेशन है यहाँ पर बताया है, दीज आर रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो इधर विलेजेस हो या फिर टाउन में हो, जो हर एक जगह पर जो रिसोर्स एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि हर एक पीपल को जो एक्सेसिबल है तो उसे कम्युनिटी ओन रिसोर्स बोलते हैं, यानी कि एक कम्युनिटी हर एक कम्युनिटी इसे यूज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर आता है नेशनल रिसोर्स। तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही मतलब इससे क्वेश्चन आता है और इंटरनेशनल रिसोर्स से भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो दोनों रिसोर्सेस है यहाँ पर से क्वेश्चन बहुत टाइम आता है। तो ये जो है पहला वाला है कि नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज इस तरह का रिसोर्स होता है जो कि हमारा नेशन का होता है, और नेशन जो होते हैं यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर है। अगर कोई जो एग्जाम्पल दूंगा तो एनएच हो गया, अगर एनएच एक किसी की प्रॉपर्टी यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आएगा तो गवर्नमेंट का ये हक है और गवर्नमेंट के पास पावर है। और यहाँ पर एनडी यानी कि
यूडीए यानी कि अर्बन गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ओके, सो उनके पास पावर होता है और उन्हें गवर्नमेंट ने पावर दिया है कि वो किसी के लैंड को भी ला सकते हैं। अगर कोई बहुत सारे लोगों के लिए अगर एक बेनिफिट होगा तो कुछ लोगों को जो लैंड होगा, कुछ लोगों का जो लैंड होगा उसे गवर्नमेंट ले सकता है। तो यूडीए अथॉरिटीज के पास ये पावर होता है। तो उसके बाद हम लोग इसका यहाँ पर जो बताया गया है उसको देखते हैं। सो यहाँ पर ये बताया गया है कि नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। तो मैंने जैसे बोला कि जो रिसोर्सेज होते हैं जो नेशन को बिलोंग करते हैं तो उन्हें नेशनल रिसोर्स बोला जाता है। तो सो द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। तो हमारा जो कंट्री है उसके पास ऐसा पावर है। और कंट्री जो यानी कि कंट्री यहाँ पर पता है कि नेशन, जो नेशन के पास ऐसा पावर है कि वो किसी के भी प्रॉपर्टी को ले सकता है। ओके, तो छीन ले सकता है क्या, क्योंकि अगर कोई पब्लिक गुड यानी कि जैसे कि एनएच हो गया या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म जाएगा जो कि शॉर्टेस्ट वे होगा, तो उसके लिए किसी के प्रॉपर्टी को भी गवर्नमेंट यानी कि नेशन ले सकता है। ओके, सो यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन बाय सम इंडिविजुअल्स। तो ऐसा होता है कि जैसे कि हमारा जो एनएच होता है वो कभी कभी किसी के जो यानी कि जो फार्म फील्ड के ऊपर से भी गया होगा। तो ये जो प्राइवेट लैंड है तो इसे यहाँ पर भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर जो गवर्नमेंट होता है वो रोड या फिर रेलवेज या फिर कैनल्स बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर घर भी किसी किसी का घर, यहाँ पर आप लोग सिटी एरिया में देखे होंगे कि जो रोड एक्सपेंशन यहाँ पे होता है तो बहुत सारे घर जो है वो यहाँ पर उन्हें तोड़ा जाता है। तो ऐसा इस तरीके से जो गवर्नमेंट के पास पावर होता है यानी कि अगर कोई पब्लिक गुड के लिए जो चीज़ हो रहा होगा तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसके पास बहुत सारे पावर है कि वो किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ले सकता है। ओके, तो वो लोग लोगों को पैसे देते हैं, पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी के प्रॉपर्टी को भी ले सकता है। तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, तो जैसे मैंने बोला था कि यूडीए जो कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज होते हैं, तो ये क्या करते हैं, गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। तो इनके पास पावर होता है, गवर्नमेंट ने इन्हें पावर दे रखा है कि वो किसी के प्रॉपर्टी को भी ले सकते हैं। ओके, तो किसी के लैंड को भी ले सकते हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ओके, तो जैसे कि जो वो बहुत सब हर एक वाटर रिसोर्सेज जो हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गया, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज यानी कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जो लैंड हो गया, या फिर जो हमारा जो ओशनिक एरिया हो गया जो कि 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर तक हमारा जो ओशनिक एरिया है, तो फ्रॉम द कोस्ट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर। ओके, जो हमारे टेरिटोरियल वाटर के कोस्ट से हमारे जो ओशनिक एरिया हो गया 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो वो सारी रिसोर्स हमारे नेशन का है और उसे नेशन बिलोंग करता है। तो एंड रिसोर्सेज, तो यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ कि ऑल द मिनरल्स, water resources, forests, wildlife, land within the political boundaries and geographic area up to 12 nautical miles यानी कि 22.2 kilometers from the coast around us territorial water and resources therein belong to the nation। तो वहाँ यहाँ पर जो resources होते हैं वो nation को belong करते हैं। ओके, तो उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो इंटरनेशनल जो रिसोर्स है, ये एक इम्पोर्टेंट सा चीज़ है। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दीज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट रिसोर्सेज यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करता है यानी कि हैंडल करता है। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। ओके, तो जो ओशनिक रिसोर्सेज होते हैं जिनका एरिया 200 नॉटिकल माइल्स से बियॉन्ड होता है, ओके, ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उनके बियॉन्ड जो होता है यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो होता है, बिलोंग टू द ओपन ओशन। ओके, बिलोंग टू द ओपन ओशन। तो जो ओशन एरिया से 200 नॉटिकल माइल्स तक यानी कि द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन ओशन। ओके, यानी कि जो रिसोर्स 200 नॉटिकल माइल्स से बियॉन्ड होता है, ओके, यानी कि जो ओशनिक रिसोर्सेज रह गए, सपोज ये एक ओशन है और यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज है, तो कंट्रीज का जो एरिया है
और यहाँ पर कंट्रीज, सपोज यहाँ पर कंट्रीज हैं, यहाँ पर इसको कम टच करके यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज है। तो यहाँ से अगर कंट्री का बॉर्डर से यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स हो गया। तो 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स के बिफोर यानी कि बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ओके, द एरिया बिलोंग टू द ओपन ओशन। तो ये जो ओशन होता है उस वहाँ तक जो ओशन होता है वो ओपन ओशन होता है, और वो जो ओशन होता है उसे कोई भी कंट्री ऐसे यूज नहीं कर सकता है, ओके। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो रिसोर्स होता है यानी कि जो ये जो ओशंस होते हैं, इन पर किसी भी कंट्री का या फिर किसी भी नेशन का ऐसा हक नहीं होता है, सीधा साधा हक नहीं होता है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के जो यानी कि जो बातचीत होने के बाद, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कंकरेंस के बाद, उसके बाद जाकर कोई भी इंस्टीट्यूशन इसे यूज़ कर सकता है, ओके। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज एक टाइप का रिसोर्स होता है जिसमें कि बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ओशनिक एरिया के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो ओपन ओशन होते हैं या फिर ओपन रिसोर्सेज होते हैं, और कोई भी इंडिविजुअल वैसे उन्हें ऐसे भी यूज़ नहीं कर सकता है, खुला खुला उसे यूज़ नहीं कर सकता है, ओके। यानी कि नो अदर कंट्री, नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूज दैट रिसोर्स in a free and fair manner, okay, without the concurrence of international institutions. उसके बाद आता है do you know that India has got the right to mine manganese nodules from the bed of Indian Ocean from that area which lies beyond the economic exclusive zone। तो यहाँ पर एक अच्छा सा चीज़ बताया गया है कि इंडिया के बारे में, इंडिया को मिल गया है, हक मिल गया है, ताकि, और जो हक किसके लिए मिला है कि जो मैंगनीज नोडल्स को उसके जो इंडियन ओशन के बेड पर से वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज व्हिच आर इंटरनेशनल इन नेचर। तो आपको इसे नोट करके रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि अदर इंटरनेशनल रिसोर्स को आप लोगों को नोट डाउन सम इंटरनेशनल रिसोर्सेज, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर अब आया है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तब तो अब हम लोग डेवलपमेंट के बेसिस पर यानी कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो होता है उसके बेसिस पर जो रिसोर्सेज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए इसको शुरू करते हैं। सो पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या रिसोर्स होता है? जो पोटेंशियल रिसोर्स एक ऐसा टाइप का रिसोर्स होता है जिसमें कि जो रिसोर्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक जगह पर, एक स्टेट पर बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट में पाया जाता है, पर यह जो रिसोर्सेस है ये डेवलप नहीं है और इसे प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम मान लेंगे जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे कि राजस्थान और गुजरात में है जो कि विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी है, तो उसे हम पढ़ते हैं तो जानते हैं। सो रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन रीजन बट आर नॉट बीन यूटिलाइज। तो एक जगह पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो मिलते हैं, अच्छी तरीके से वो मिलते हैं पर उन्हें यूटिलाइज नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, तो जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है यानी कि जो राजस्थान है, गुजरात है, उनमें जो एनॉर्मस पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जो कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विंड एंड सोलर एनर्जी, ओके। विंड और सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं यानी कि जो विंड राजस्थान में जो राजस्थान एंड गुजरात यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो रिसोर्सेज पाए गए हैं तो वो बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट में वहाँ पर है, पर ये जो रिसोर्सेज हैं इन्हें अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया है क्योंकि ये डेवलप नहीं है। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली। तो इसे आप देखिए तो resources which are found in region but have not been utilized, for example the western parts of India particularly Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been utilized or developed properly, okay। तो develop नहीं किया गया है। उसके बाद आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर तो डेवलप्ड प्रॉपर्ली नहीं है, तो यहाँ पर फिर से डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है? तो डेवलप्ड रिसोर्स एक अलग टाइप का रिसोर्स होता है जो कि डेवलप हो गया है और इसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग इसे देखिए कि डेवलप्ड रिसोर्सेज व्हिच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन
द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ फेजिबिलिटी। तो इसे हम अभी यूज़ कर रहे हैं और इसके क्वांटिटी और क्वालिटी हमें अभी पता है। ओके, तो ये जो रिसोर्सेज हैं ऑन यूज़ है और इन्हें ये जो रिसोर्सेज का जो यूज़ है डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी और लेवल ऑफ फेजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक एक अलग तरह का जो रिसोर्स होता है जो कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। तो स्टॉक ऐसा एक रिसोर्स है जो कि मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव पोटेंशियल टू सैटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। अगर हम बोलेंगे ये जो एक ऐसे तरह के रिसोर्स होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है, पर हमारे पास ऐसा अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके द्वारा हम लोग जिसके सहायता से हम लोग जो इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम देखेंगे डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस आर इंक्लूडेड एमंग स्टॉक। तो इन्हें स्टॉक के ग्रुप में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे जो वाटर है, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेज दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से वाटर बना है, हम लोग जानते हैं। तो हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हाइड्रोजन को एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के जरिए से यूज किया जा सकता है, बट वी डू नॉट हैव द एडवांस टेक्निकल नॉन हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पज। तो हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसके जरिए से हम लोग जो वाटर है उससे हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके उससे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन की मदद से हाइड्रोजन को यूटिलाइज कर सकेंगे, एनर्जी के जरिए से यूटिलाइज करके हम लोग हमारा जो वर्क है उसे कैरी आउट करेंगे। तो उसके बाद आता है हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्टॉक। तो इसे अभी स्टॉक ही बोला गया है। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज में और स्टॉक में आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि डेवलप्ड रिसोर्सेज जो होता है उनमें पोटेंशियल रिसोर्स और जो स्टॉक होता है उनमें आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं है। तो पोटेंशियल रिसोर्स और स्टॉक में बहुत सारे डिफरेंस है, पर कुछ सिमिलरिटी ऐसे लगता है आपको, वो है कुछ सिमिलरिटी, बहुत ही कम सिमिलरिटी है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। यानी कि जो पोटेंशियल रिसोर्स होता है वो अवेलेबल है, यानी कि सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, वो भी कुछ जगह पर उसे यूटिलाइज किया जाता है, पर कुछ जगह पर इसे यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे स्टॉक को कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं किया गया है, यानी कि हाइड्रोजन को यूज़ करके एनर्जी कहीं पर भी हाइड्रोजन को एनर्जी के जरिए से कहीं पर भी एनर्जी के जैसे यूज़ नहीं किया गया है। ओके, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला आता है रिजर्व्स। ओके, सो रिजर्व्स क्या होता है मैं बता देता हूँ कि रिजर्व्स इस तरह के रिसोर्स होता है जिसका क्वांटिटी, क्वालिटी एंड यूज़ हमें पता है और टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है ताकि हम इसे यूज़ कर सकते हैं, पर उस तरह के उसे एक सबसेट बोला जाता है स्टॉक का, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है इसे जो रिजर्व को यानी कि जो रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, बट इतने छोटे अमाउंट में इसे आप लोग जब इसे पढ़ेंगे तो जान लेंगे। तो इसे इतने छोटे अमाउंट पर यूज़ करने के लिए हमारे पास उतना अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी थोड़ा अभी हमारे पास लैक है। ओके, तो ये जो रिसोर्सेस है इन्हें अभी बोला गया है कि रिजर्व्स है। अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो रिवर हो गया। ओके, तो रिवर एक एग्जांपल है रिजर्व का। ओके, तो हम अभी देखते हैं रिजर्व क्या होता है। तो रिजर्व्स आर द सबसेट टू द स्टॉक। तो सबसेट है यानी कि एक पार्ट जैसा है, यानी कि एक सब डिविजन है कोई। ओके, तो रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ टू द स्टॉक ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technology known how, but their use has not been started। मैंने जैसे बोला था हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है पर उतना ही अवेलेबल टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि हम रिवर से भी, छोटा रिवर से भी हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को निकाल कर यूज कर सकते हैं। पर हम अदर एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे तो कोल हो गया, कोल को हम यूज़ करते हैं, पर जो रिवर्स हो गए, रिवर्स में जो एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं उसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर को यूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को निकाल सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह का जो रिसोर्स है तो इसे रिजर्व बताया गया है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखेंगे तो रिजर्व्स आर द रिसोर्सेज विच क्वांटिटी, क्वालिटी एंड यूज इज नोन टू अस
and we have the appropriate technology to use it, but the use of these resources have not been started yet. Okay, तो आप लोगों को इसका डेफिनेशन जो है अभी पता चल गया होगा, तो आप लोग इसे देखिए। तो ये डेफिनेशन है, आप लोग को इसे ऐसा लिखना है। तो यहाँ पर जैसे मैं जो अंडरलाइन कर देता हूँ, तो आप लोगों को इतना तक लिखना है, नो नाउ बट नॉट हैव बीन स्टार्टेड। तो इसका जो यूज है, पर यहाँ तक आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ओके, सो दीज can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized, okay, being utilized only to a limited extent। और रिवर वाटर जो है उसे सिर्फ पीने के लिए या फिर अदर स्मॉल पर्पजेस यानी कि जो इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो thus the water in the dams, forest, etc is also a reserve which can be used in the future। तो इसे एक फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ तक आज के लिए जो वीडियो है इतना तक है। तो अगर कोई मिस्टेक मेरा रह गया हो तो मुझे माफ़ कीजिए। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।